हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 नर्वस सिस्टम करने वाले हैं और इसमें हम लोग ये मेन कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नर्व्स कितने प्रकार की होती है, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड नर्व। मेन हम इनके फंक्शंस पे ध्यान देंगे। इसके अलावा हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में, ये क्या होती हैं और कितने नंबर्स में होती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं होता है 8th क्लास में, आपको इसको डिटेल में आप पढ़ोगे 10th में या फिर 11th 12th में, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डिटेल विद इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और हम मेन जो एम्फेसिस देंगे वो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देंगे। डेफिनेशन एंड बेसिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब रिफ्लेक्स एक्शन, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इम्पल्स, रिसेप्टर, इफेक्टर, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सब हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। जो बच्चे क्लास 8th में हैं और नर्वस सिस्टम उनके फाइनल एग्जाम में आने वाला है तो आप इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक कोई सी भी हो लेकिन मेन कॉन्सेप्ट उसमें यही रहेगा। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपको किसी भी बुक्स को दोबारा जब आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ये चैप्टर जो ये टॉपिक है 10th क्लास में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी है, तो कुछ पार्ट तो हम 10th क्लास का भी इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू सडनली टच अ हॉट वेसल। एकदम से आप कोई गर्म बर्तन छूते हो तो क्या होता है? डू यू रिमूव योर हैंड इंस्टेंटली, है ना। एकदम से अगर हम कोई भी गर्म चीज़ छू लेते हैं एकदम से हमारा क्या रिएक्शन होता है, हम अपना हाथ तुरंत वहाँ से हटाते हैं। डू यू थिंक बिफोर रिमूविंग योर हैंड और इट जस्ट हैपन इटसेल्फ एट एन इंस्टेंट। क्या आप हाथ हटाने के पहले सोचते हो या एकदम अचानक अपने आप से ही ऐसा हो जाता है ना। तो जब कोई चीज़ हम गर्म बर्तन या कोई भी गर्म चीज़ छूते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली जैसे उसको टच करता है, हमको एहसास होता है हॉट है और हम तुरंत उसको हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं बिना सोचे समझे। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन। तो इस तरीके से जब कोई भी खतरे वाली चीज़ होती है, कोई भी डेंजर वाली चीज़ होती है तो हमारी बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें इस तरीके इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी अपने आप को उस इमरजेंसी सिचुएशन से बचा लेती है। कैन यू टेल विच बॉडी ऑर्गन कंट्रोल दिस। तो इस तरीके का जो एक्शन होता है जिसमें हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, वो जो एक्शन है वो कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है, वो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। इसके पहले इन्होंने एक वार्म अप एक्टिविटी दी है, एक डायग्राम दिया है जो कि ब्रेन का डायग्राम है और इसमें इसके ब्रेन की जो डायग्राम है तो उसमें इसके ऑर्गन पूछा है, लोकेशन पूछी है और इसके डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है और इसका फंक्शन लिखने के लिए बताया गया है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये हम चैप्टर को समझने के बाद आप लास्ट में इसको करना। जब चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेन में 3 डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो वार्म अप एक्टिविटी है ये आप चैप्टर को एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए, उसके बाद इस कॉलम को आप फिल कर सकते हैं। वी नो दैट आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमें पता है हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है, एक्सक्रीशन है, कोई भी फंक्शन जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, राइट। Let us know how the brain and other organs coordinate together to form the control system of our body and help us interact with our surrounding। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से ब्रेन बाकी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम बनाता है और हमको हमारी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने में मदद करता है ना। ये तो हमको पता है कि ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का। हमारी हर एक एक्टिविटी जो होती है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। किस प्रकार से कंट्रोल करता है, किस प्रकार से बाकी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाता है ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से सराउंडिंग्स में बिहेव कर सके, अच्छी तरीके से इसके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहे। यही हम डिटेल में आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। To survive, we all need a continuous interaction with our surroundings and a coordination among the various internal systems of our body। हमको survive करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने surroundings के साथ continuously interact कर सकें और हमारे internal system जो हमारी body का internal system है उसमें आपस में coordination रहे, है ना। जैसे कि आपने food का intake हो गया, अब food का digestion होना ज़रूरी है। एक बार food digest हो गया तो वो blood में absorb होना ज़रूरी है। एक बार absorb हो गया तो फिर उसका transportation ज़रूरी है। उसी तरीके
से जितने भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहे हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इस तरीके से सारे ऑर्गन्स और सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। उसी तरीके से हमको हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने आप को डेंजरस सिचुएशन से बचा सकें। फॉर दिस आवर बॉडी हैज़ टू मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी ये कोऑर्डिनेशन को दो तरीके से, दो मैकेनिज्म द्वारा ये कोऑर्डिनेशन बैठाती है। पहला जो कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, और इसके बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारी बॉडी केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करती है जो कि हमारी बॉडी का इंटरनल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करती है। जैसे हम ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, है ना, या आपकी बॉडी में शुगर लेवल कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जो है उसका कोऑर्डिनेशन बैठा के रखते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड इनसाइड आवर बॉडीज़, है ना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल मैसेंजर्स मेंटेन करते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये हार्मोन्स कहलाते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो इन हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जिस जगह इसको एक्शन लेना पड़ता है उस जगह जाके एक्टिवेट होकर अपना काम कर देते हैं। These chemicals are called hormones and are under the control of the endocrine system of our body। तो जैसे मैंने बोला, हमारी बॉडी का जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल सब्सटेंस उस चीज़ को देखते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स कहलाते हैं, जिसको एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो इसके बारे में तो हमने डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम मेन नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? This occurs with the help of the nervous system of our body, which comprises the brain, the spinal cord and different types of nerves। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। नर्वस सिस्टम के तीन मेन हिस्से होते हैं। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा होता है आपका नर्व्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के तीन मेन कौन से आपके वो हो गए, तीन पार्ट्स क्या है नर्वस सिस्टम के? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का जो मेन तीन पार्ट्स हैं वो हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द नर्व सेल्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कम्युनिकेट करता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा, जो कि स्पेशल प्रकार के जो सेल्स होते हैं जिसको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं वो सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो बना होता है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से, जिसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है वर्ड न्यूरॉन, तो इसको कहते हैं हम। ये ही जो सेल होता है ये पूरे नर्वस सिस्टम को बनाता है। ये केमिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन हो पाता है। तो न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। द न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो न्यूरॉन्स है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा इन न्यूरॉन्स के द्वारा बना होता है, और जो भी फंक्शन नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है वो एक्चुअली इन न्यूरॉन्स की मदद से ही करता है। इस न्यूरॉन्स को हम नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। These are highly specialized cells which are each with three main parts: a cell body जिसको हम सोमा भी कहते हैं, an axon and a dendrites। आपको पता है ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये नर्व सेल का न्यूरॉन का डायग्राम है। इसके तीन मेन हिस्से होते हैं। जो ये वाला हिस्सा है ये है सेल बॉडी, या इसको सोमा भी कहते हैं। ये आप इसकी जो लॉन्ग टेल देख रहे हो उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और थर्ड जो पार्ट होता है इसका होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये जो आप दिख रहे हैं ब्रांचेस, ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। तो जो नर्व सेल होती है उनके तीन मेन हिस्से होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, जो ये चीज़ जो आप देख रहे हो सेंटर में सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सॉन, ये जो टेल आप देख रहे हो, और तीसरा है डेंड्राइट्स। ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं आपके न्यूरॉन के। ठीक है, so these are highly specialized cells each with the three main parts: a cell body, an axon and dendrites। तो ये तीन मेन पार्ट्स आपके न्यूरॉन के होते हैं, और इसी न्यूरॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। आपके एग्जाम में ये न्यूरॉन का या तो डायग्राम ड्रॉ करने को आ जाएगा, या नहीं तो ये डायग्राम दिया गया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन,
और साथ में आपको उसके फंक्शन भी लिखने पड़ेंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि ये कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल बॉडी से। The cell body or cyton of a neuron is similar to any other cell of our body। जो आपका ये सेल बॉडी जो आपको दिख रही है, जो सेंटर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। और ये किसी भी सेल जैसे नॉर्मल सेल होता है ना, वैसे ही ये हिस्सा होता है। ये जो बना हुआ होता है, इसके अंदर जो बीच में आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस होता है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो साइटोन होता है या सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का, वो नॉर्मल सेल की तरह ही होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो द सेल बॉडी और साइटोन ऑफ ए न्यूरॉन इज सिमिलर टू एनी अदर सेल ऑफ आवर बॉडी। इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनील्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद जो आपकी दूसरी चीज़ जो होती है वो क्या होता है, डेंड्राइट्स हैं। जो आपको ये ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, ये आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। द सॉइल बॉडी हैज़ मैनी एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वही इस तरीके से ये ब्रांचेस का रूप ले लिया है और इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। These receive impulses from other neurons and send them to axon terminals through the axon in the form of electrical signals। यही डेंड्राइट्स होते हैं जो दूसरी नर्व से सिग्नल्स को कलेक्ट कर। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से नर्व्स इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और फिर सामने दूसरी जो नर्व होती है उसको पास ऑन कर देते हैं। ठीक है ना। तो दीज रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड सेंड देम टू एक्सॉन टर्मिनल्स थ्रू द एक्सॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ये एक न्यूरॉन के टर्मिनल एंड से सिग्नल्स रिसीव करते हैं और आगे ये पास ऑन कर देते हैं। एक्चुअली इनकी ना चेन होती है, ये जो होते हैं इसकी चेन बनी रहती है, एक नर्व दूसरी नर्व से कनेक्टेड रहती है। तो एक के डेंड्राइट्स दूसरे के एक्सॉन के टर्मिनल एंड से जुड़े रहते हैं और दूसरी का जो डेंड्राइट होता है वो तीसरे के टर्मिनल एंड से जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से चेन चली जाती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये सिग्नल पास ऑन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सॉन। ये जो लंबी टेल दिख रही है आपको, इसको एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज कवर्ड विद एन इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द मैलिन शीथ। आप दिख रहे हो जो एक्सॉन है इसके ऊपर ये ऐसे कवरिंग दिख रही है ना, ऐसे गोल बॉक्स सा दिख रहा है, ये मैलिन शीथ कहलाती है। विच प्रिवेंट्स द वीकनिंग ऑफ इम्पल्सेस एज दे ट्रेवल थ्रू द एक्सॉन। तो जो पूरा एक्सॉन होता है इसके ऊपर मैलिन शीथ की कवर होती है। ये क्या करता है, ये सिग्नल को वीक होने से बचाता है ताकि आपका सिग्नल एज इट इज़ एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा जा सके। अगर ये मैलिन शीथ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपका सिग्नल इधर उधर लॉस होगा और जिसकी वजह से आपको क्लियर मैसेज नहीं पहुँच पाएगा ब्रेन तक। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए सारी जो पूरी एक्सॉन होती है इस मैलिन शीथ से कवर रहती है ना। तो जो न्यूरॉन होता है उसकी जो टेल होती है ना वो एक्सॉन कहलाती है और एक्सॉन कवर रहती है मैलिन शीथ से। नेक्स्ट है नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या होता है, देयर आर पीरियोडिक गैप्स इन द मैलिन शीथ दैट आर नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। आप देख रहे हो एक मैलिन शीथ और दूसरे मैलिन शीथ के बीच में एक गैप है, इस गैप का हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको गैप दिख रहे हैं ये नोड ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। ये जो गैप दिख रहे हैं ये नोड ऑफ रेनवियर कहला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सॉन। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोसेस ऑफ अ न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा एक्सॉन कहला रहा है। ये पूरी जो टेल है ना वो एक्सॉन कहला रही है और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है। एक माइलिन शीथ और दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप होता है वो नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है ना। ये जो गैप आपको बीच में दिख रहा है ये नोड ऑफ रेनवियर है। एक्सॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है लास्ट का इसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। आर द ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन दैट मेक अ कनेक्शन विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। ये जो टर्मिनल होते हैं वो दूसरी नर्व के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये जो एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं ये दूसरे नर्व की डेंड्राइट से ये कनेक्टेड रहते हैं और इस तरीके से ये चेन बनी रहती है और सिग्नल तुम्हारा एक नर्व से दूसरी नर्व तक पहुँच जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नर्व सेल होता है उसी को हम न्यूरॉन कहते हैं। इस न्यूरॉन से पूरा नर्वस सिस्टम बना रहता है। जो न्यूरॉन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जो मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के वो होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सॉन और तीसरा होता है डेंड्राइट्स।
तीनों के बारे में हमने अच्छे से क्लियरली हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्व सेल्स होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं फंक्शंस के हिसाब से न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन, ठीक है ना। 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, these neuron carry nerve impulses, a signal transmitted along a neuron from the sense organ to spinal cord or the brain। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, देखो जो न्यूरॉन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो नर्व इम्पल्सेस को, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो नर्व इम्पल्सेस को क्या करता है, सेंस ऑर्गन से कहाँ ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास। तो सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास ये ले जाता है। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो इन सेंस ऑर्गन से जो भी सिग्नल रिसीव हुआ उसको या तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन या ब्रेन तक ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन, इसको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन विद द मोटर न्यूरॉन्स टू फॉर्म नर्व सर्किट्स विद इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो रिले न्यूरॉन होते हैं जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, इनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के को कनेक्ट करना, ठीक है, या तो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में ये कनेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिले न्यूरॉन क्या लिखा हुआ है, दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन्स विद द मोटर न्यूरॉन टू फॉर्म नर्व सर्किट विद इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्पेसिफिक रीजन में सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं रिले न्यूरॉन, जिसको हम इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। थर्ड प्रकार का जो न्यूरॉन होता है वो होता है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दीज न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। मोटर न्यूरॉन्स जो नर्व इम्पल्सेस या सिग्नल्स हैं वो ब्रेन और या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ले जाते हैं। इफेक्टर ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, या तो स्किन में प्रेजेंट होगा या ग्लैंड में प्रेजेंट होगा या मसल्स में प्रेजेंट होता है। यानी कि सपोज करो कि आपके आई ने एक देखा कि कुछ कचरा आँख की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये इम्पल्स किसने देखा, सेंसरी ऑर्गन ने दिया। मैसेज कहाँ गया, ब्रेन तक गया। ब्रेन ने मैसेज दिया आई की मसल्स को कि आईज क्लोज कर लो, ठीक है। तो इस केस में आपका जो इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गया, आई की मसल्स, जिसने आई को क्लोज कर लिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूरॉन होता है वो 3 प्रकार का होता है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स, राइट। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, द मोटर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन की लोकेशन क्या होती है, मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड रहते हैं, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं मोटर न्यूरॉन। दे हैव अ लॉन्ग एक्सॉन विच प्रोजेक्ट आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन सच एज मसल्स एंड ग्लैंड्स टू कंट्रोल दैम। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनका जो एक्सॉन वाला एरिया होता है, यानी कि जो उनकी टेल होती है वो लंबी होती है, ठीक है, ये जो टेल होती है ना ये लंबी होती है, और ये टेल कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स तक जाती है, जिस मसल या ग्लैंड को कंट्रोल करना है। The space at the junction between the dendrites of one neuron and the axon terminal of another neuron is called synapse। ये synapse वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या होता है synapse? साइनेप्स का मतलब होता है कि एक जैसे ये आप देख रहे हो कि तुम्हारा ये जो नर्व एंडिंग है, एक नर्व की डेंड्राइट्स की जो एंडिंग होती है और दूसरे नर्व का जो एक नर्व की एक्सॉन टर्मिनल होता है और दूसरे नर्व का जो डेंड्राइट्स होता है उसका बीच का जो गैप होता है जब उसको हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। The space at the junction between the dendrites of one neuron and the axon terminal of another neuron is called synapse, है ना। तो तुम्हारी एक जो तुम्हारी नर्व चली आ रही है इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है और दूसरी जो नर्व्स है उसके जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और फिर ये तुम्हारी नर्व शुरू हो गई, तो इसके बीच का जो स्पेस होता है ना ये साइनेप्स कहलाता है। क्लियर? जो इस वाले डायग्राम को एलैबोरेट करके दिखाया तो ये वाला जो दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन ये साइनेप्स कहला रहे हैं। हाँ, क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर विच दस स्प्रेड्स अक्रॉस द बॉडी।
जो साइनेप्स होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर विच दस स्प्रेड्स अक्रॉस द बॉडी। साइनेप्स मदद करता है इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक में ट्रांसफर करना। इस तरीके से तुम्हारी बहुत सारी नर्व्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, एक के एक्सॉन टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहते हैं, फिर ये चेन चलती चली जाती है और जो भी सिग्नल होता है वो पहली न्यूरॉन अपना सिग्नल साइनेप्स में डाल देती है और साइनेप्स से ये सिग्नल कहाँ चला जाता है, दूसरी नर्व के पास, और फिर इसी तरीके से एक चीज़ कंटिन्यूस होती है और पूरी बॉडी में मैसेज पहुँच जाता है। इन दिस वे द मोटर न्यूरॉन कैरी मैसेजेस टू द इफेक्टर ऑर्गन। इस तरीके से जो मोटर न्यूरॉन होती है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाती है। अब मोटर न्यूरॉन इज मल्टीपोलर इन स्ट्रक्चर। जो मोटर न्यूरॉन होती है वो मल्टीपोलर होती है। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट द मोटर न्यूरॉन्स कंटेन अ सिंगल एक्सॉन एंड अ मल्टीपल डेंड्राइट्स विच हेल्प देम टू कनेक्ट टू मैनी एक्सॉन टर्मिनल्स of other neurons, thus helping in receiving multiple information at the same time. तुम्हारा मल्टीपोलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसके पास एक्सॉन तो एक है लेकिन जो डेंड्राइट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो एक ही बार में एक तुम्हारी न्यूरॉन बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो सकती है ना। दिस मीन्स दैट मोटर न्यूरॉन्स कंटेन ए सिंगल एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स विच हेल्प देम टू कनेक्ट टू मैनी एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स, दस हेल्पिंग इन रिसीविंग मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम। तो मोटर न्यूरॉन क्योंकि मल्टीपोलर होती है तो एक ही बार में ये अलग अलग न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसके पास में आ जाती है एक ही बार में। The space between the point of contact of the terminal motor neuron and the muscles of the gland or the impulse where the impulse has to be sent is a specialized synapse called a neuromuscular junction. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The space between the point of contact of the terminal motor neuron and the muscle or gland, सबसे आखिरी वाली न्यूरॉन और मसल और ग्लैंड के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पर इम्पल्स को भेजा जाता है वहाँ एक स्पेशलाइज्ड साइनेप्स होता है, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्योंकि अब आपकी नर्व्स फाइनली पहले तो नर्व्स की चेन चली आ रही होती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, फिर लास्ट में एक ऐसा हिस्सा पहुँच जाती है नर्व जहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारा जो है ना, तो एक बार हम फिर से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं द स्पेस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टर्मिनल मोटर न्यूरॉन एंड द मसल और ग्लैंड वेयर the impulse has to be sent is a specialized synapse called neuromuscular junction. आपकी पूरी नर्व्स की चेन चली आ रही है ना, एक नर्व से दूसरी नर्व कनेक्टेड है, तीसरी नर्व कनेक्टेड है, चौथी नर्व कनेक्टेड है, लास्ट वाली जो नर्व होगी जो डायरेक्टली मसल से कनेक्टेड है, इसके बीच में जो गैप होता है ना, जो साइनेप्स आता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स और सिग्नल्स हैपन्स टू द रिलीज ऑफ अ केमिकल एट द एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल से केमिकल रिलीज होता है, इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। These chemicals are detected by the receptors in the muscle cells। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक्सॉन के टर्मिनल ने रिलीज़ किए हैं इसको मसल सेल्स रिसीव कर लेते हैं एंड विच देन प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, और फिर वो रिस्पॉन्स कर देते हैं जो चीज़ चाहिए होता है ना। जैसे आप देख रहे हो इस वाले डायग्राम में, आप अच्छे से देखो, ये नर्व का एंडिंग है, ठीक है, ये जो नर्व एंडिंग है और ये मसल जो ये जो रिसेप्टर इसके जो बीच का गैप है ये इसी को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे हैं। जो साइनेप्स लिखा हुआ है ना, यही जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो आपको इसको मसल्स को या ग्लैंड को ये मैसेज दे देते हैं कि उसको किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, और वो उस तरीके से एक्शन ले लेता है। देखो इसी हिस्से को इन्होंने बड़ा करके बताया है कि किस तरीके से लगता है। देखो ये तुम्हारी जो नर्व दिख रही है ना, और ये मसल ऑर्गन है, तो ये लास्ट का जो हिस्सा होता है, तो आप ये देख रहे हो कि जो आपके नर्व्स हैं, ये जो नर्व है और ये जो मसल है, इसके बीच में का ये जो हिस्सा है ना, इसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है। तो ये जो जंक्शन होता है, ये वाला जो साइनेप्स होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, और यहाँ पर इसको आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हो। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और इस न्यूरोट्रांसमीटर में मैसेज लिखा होता है, उसके हिसाब से आपकी जो इफेक्टर मसल्स होती है वो रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो ये आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया।
साइनेप्स के बारे में हमने देखा और हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा। अब हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, नर्व्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। अब देखो नर्व्स क्या होती हैं, जब तुम्हारे बहुत सारे न्यूरॉन का एक बंडल जो बन जाता है उसको नर्व कहते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ओवर द एक्सॉन एक्ट्स एज एन इंसुलेशन एंड प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द इम्पल्स इन द एडजेसेंट नर्व फाइबर। आपको पता है, मैंने बताया था ना कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी रहती है। ये माइलिन शीथ का क्या काम होता है कि एक का जो सिग्नल है वो दूसरे के सिग्नल के साथ मिक्स ना हो, हाँ, एक का इम्पल्स है दूसरे के इम्पल्स के साथ मिक्स ना हो। तो ऐसे में क्या होती है, जो जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना उनके ऊपर इस तरीके से माइलिन शीथ की कवरिंग लगी रहती है। नाउ thousands of axons are bundled together to make a nerve। अब तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में कितने सारे जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल है, वो एक साथ बंडल बना लिया है। जब बहुत सारे जो हज़ारों न्यूरॉन्स मिलकर एक बंडल बना लेते हैं उसको कहते हैं नर्व्स। और चूंकि हर एक न्यूरॉन के ऊपर एक शीथ चढ़ी रहती है, माइलिन शीथ चढ़ी रहती है, तो इस न्यूरॉन का जो सिग्नल है दूसरे न्यूरॉन में नहीं आएगा, दूसरे न्यूरॉन का सिग्नल तीसरी न्यूरॉन में नहीं जाएगा, और ये अपने इंडिविजुअल अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में सफल रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है जिससे सिग्नल्स की मिक्सिंग नहीं होती है। तो नर्व्स क्या होती हैं, इन्हीं न्यूरॉन्स का जो बंडल होता है उसको नर्व कहते हैं। द नर्व्स फंक्शन एज बिजी हाईवेज रिसीविंग एंड सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अक्रॉस द बॉडी एंड द ब्रेन। तो नर्व का काम क्या होता है, वो एक बिजी हाईवे की तरह है जो कि बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं पूरी बॉडी में और ब्रेन में। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का बंडल ही नर्व कहलाता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिस प्रकार से तुम्हारे टाइप्स ऑफ नर्व्स, जिस प्रकार से तुम्हारे न्यूरॉन्स 3 प्रकार की थी उसी प्रकार से जो नर्व्स होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। ठीक है, 3 प्रकार की नर्व्स होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स, दीज नर्व्स कंटेन ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी नर्व सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं। एग्जाम्पल क्या है सेंसरी नर्व का? ऑप्टिक नर्व ऑफ द आई। हमारी आई एक सेंस ऑर्गन है ना, इसकी जो ऑप्टिक नर्व होती है वो सेंसरी नर्व के अंदर आती है, उसको सेंसरी नर्व कहते हैं। सेकेंड है मोटर नर्व्स, दीज नर्व्स कंटेन ओनली मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर नर्व्स होती हैं उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, जैसे कि नर्व्स है मसल्स ऑफ द आई बॉल। आई बॉल की जो मसल्स में जो नर्व्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी मोटर नर्व्स हैं क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनती हैं। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा है, मिक्स्ड नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों होते हैं, है ना। जैसे कि हमारी टंग है, टंग में जो आपके नर्व्स होती है वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, राइट। नाउ द नर्वस system of our body. The nervous system of our body is coordinating with several body organs such as the movement of eyes and hands while you are reading this topic. जो nervous system होता है हमारी बॉडी का वो कोऑर्डिनेशन बिठाता है हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से। जैसे कि इस वक्त हम जैसे ये बुक रीड कर रहे हैं तो मेरी आइज़ भी इसको देख रही हैं, साथ साथ में जो हैंड है वो भी मूव कर रहा है और हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन बिठाता है? ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है हमारा नर्वस सिस्टम, ताकि हम एक ही साथ में चीज़ों को देख भी लें, बोल भी लें और लिख भी लें, ठीक है, और सुन भी रहे हैं। While you focus on reading, your fundamental life process such as breathing and heartbeat also continue under the control of the system. अभी यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। जैसे ये सब करने के साथ साथ मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ, हार्ट बीट भी चल रही है, अपना डाइजेशन का प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है ना साथ साथ में। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन बैठाता है? हमारी बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का कोऑर्डिनेशन कौन बैठाता है? हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। The human nervous system comprises 2 major parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. Human nervous system के 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक होता है CNS, दूसरा होता है PNS। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो इस डायग्राम से समझो तो आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं। सेंट्रल आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसके नाम से ही पता चल रहा है वो ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसके फिर 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमको स्ट्रेसफुल स्टेट में लेके आता है ना। अगर हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में आ जाती है तो तुम देखते हो जो दिल होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो ये वाला जो स्ट्रेसफुल स्टेट आती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म होती है हमारी बॉडी दोबारा नॉर्मल हो जाती है, यानी कि रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। तो बॉडी को वापस रिलैक्स स्टेट में लाने का काम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आप समझो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको जरा हम जल्दी से क्विक चेक करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स आर बंडल टुगेदर टू मेक अ नर्व, है ना। बहुत सारे एक्सॉन्स बंडल होके क्या बना लेते हैं, नर्व बना लेते हैं। अभी जस्ट हमने देखा द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स हैपन्स थ्रू द रिलीज ऑफ अ केमिकल कॉल्ड, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कब होता है, जब एक केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। थर्ड, डैश आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये तो बहुत ईजी है, न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, डैश न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स टू फॉर्म नर्व सर्किट। तो अभी हमने देखा था कि रिले न्यूरॉन जो होती है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके नर्व सर्किट बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी हमने देखा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है ना। इस डायग्राम में हमने देखा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। दे आर वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स एंड आर प्रोटेक्टेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड बोनी स्ट्रक्चर। ये दोनों हिस्से बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए दोनों हिस्से मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहते हैं और बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। आपको पता है ब्रेन स्कल के अंदर पाया जाता है। जो बोनी स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है उसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी जिसको तुम हिंदी में बोलते हो। और उसी तरीके जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जिस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रहती है उसको कहते हैं हम वर्टिबल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो ये तो हो गया बोनी स्ट्रक्चर के बारे में। मेम्ब्रेन्स, दोनों जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन की परतें होती हैं। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मेनिंजेस। और ये जो मेनिंजेस होते हैं इनके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम होता है इस ऑर्गन को, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाना है। यानी जितने भी शॉक आते हैं वो इसमें इस फ्लूइड की वजह से वो शॉक आपके ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा ये डेलिकेट ऑर्गन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने के पहले हम एक इन्फोबिट देखते हैं। अ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ब्रेन के अंदर करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेन को आपको वो दिखा रहे हैं। अब हम ब्रेन को डिटेल में पढ़ते हैं। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल। ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल होते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल, है ना। मैंने बताया ना कि खोपड़े के अंदर ब्रेन होता है, तो उस खोपड़े को क्या बोलते हो आप, स्कल कहते हो। और इसको प्रॉपरली हम क्रेनियम भी बोलते हैं। तो ब्रेन किससे प्रोटेक्ट रहता है, स्कल से, या आप क्रेनियम भी बोल सकते हो। देयर आर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। याद रखना, ये मेनिंजेस वर्ड याद रखना, ठीक है। ब्रेन में जो मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या कहलाती हैं, मेनिंजेस कहलाती हैं। अराउंड द ब्रेन अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड बिटवीन द मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स कुशनिंग टू द ब्रेन एंड हैंस फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये जो फ्लूइड होता है ये कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और जिसकी वजह से कोई भी शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है। द ब्रेन कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल आर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। जितनी भी चीज़ें हम होशो हवास में करते हैं उसको हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहते हैं। वो सारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, होशो हवास में करी गई चीज़, जो चीज़ हम होश में करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस में करते हैं, वो सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है ब्रेन।
द ह्यूमन ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो हमारा इंसान का जो दिमाग होता है, भेजा होता है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक फोर ब्रेन कहलाता है, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। तो इसी का डायग्राम स्टार्टिंग में दिया था, वो हम देखेंगे। उसके पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ द फोर ब्रेन देख लो इस डायग्राम में। ये आपको देखने में जो ब्रेन है वो आपको अखरोट की तरह लग रहा होगा, है ना। बीच में एक लाइन पाई जाती है जो उसको लेफ्ट और राइट उसमें डिवाइड कर देती है ब्रेन को, है ना। ये तुम्हारा जो सेंट्रल फिजर कहलाता है। सेंट्रल फिजर मतलब ये जो बीच की जो लाइन दिख रही है ना, जो कि ब्रेन को राइट हिस्से में और लेफ्ट हिस्से में तोड़ रही है। राइट वाला आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है, दूसरा वाला आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। इसको पलट के देखोगे तो इसके अंदर आपको हल्का वाइट हिस्सा दिखेगा, उसको वाइट मैटर कहते हैं, और साइड्स इसकी डार्क होती हैं, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेन के केस में वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है और जो डार्क जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है। अब इसको हम डिटेल में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ये। तो आपको इसमें याद रखना है जो ब्रेन होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इस वाले डायग्राम में हम फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द थैलेमस, द हाइपोथैलेमस एंड द सेरेब्रम। फोर ब्रेन में 3 हिस्से आते हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो ना, यही डायग्राम आपको स्टार्टिंग में दिया गया था। जो फोर ब्रेन होता है उसमें 3 हिस्से आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। While hypothalamus controls the hormonal activity of the body, thalamus coordinates the sensory and motor functions. जो हाइपोथैलेमस होता है उसका काम होता है जितने भी हार्मोनल एक्टिविटी होते हैं, मतलब कब बॉडी को कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, ये कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। और जो थैलेमस होता है वो जितने भी सेंसरी और मोटर फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है आपका थैलेमस। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज क्रम्प्ड नैपकिन। ऐसा लगता है कि कोई नैपकिन को ऐसे क्रम्पल्ड करके, यानी कि वैसे गुड़ी मुड़ी करके रख दिया है ना। देख रहे हैं आप कितने सारे आपको ये इसमें कॉन्वोल्यूशंस दिखते हैं। तो आपका जो सेरेब्रम होता है आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और एक लार्ज क्रम्पल्ड नैपकिन की तरह ये दिखता है आपको, ठीक है। अब देखो, आप इस डायग्राम को पहले अच्छे देख लो। वेरियस लोब्स ऑफ सेरेब्रम और देयर फंक्शंस दिखा रहे हैं। जो ये वाला हिस्सा है ये आपका फ्रंटल लोब है ना, ये फ्रंटल लोब दिखा रहे हैं। फिर दूसरा ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रीन वाला, इसको टेम्पोरल लोब कहते हैं। ये आपकी ब्रेन स्टेम दिख रही है। ये जो आपका ब्रेन का दूसरा हिस्सा है ये सेरिबेलम दिख रहा है। ये ऑसिपिटल लोब दिख रहा है और ये आपका पैरिटल लोब दिख रहा है, ठीक है। जो फ्रंटल लोब होता है उसका क्या काम होता है, ये वाला फ्रंटल लोब का काम होता है कंट्रोल्स स्पेशलाइज्ड मोटर एक्शंस लाइक लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड स्पीच। लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग और स्पीच से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इतने एरिया यानी कि फ्रंटल लोब से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। जो टेम्पोरल लोब होता है यानी कि ये जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वो हमारे हियरिंग को, लर्निंग को, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है ना। जितनी भी चीज़ हमने लर्न करी है, जो भी हम सुन रहे हैं और जो भी हम फील कर रहे हैं वो टेम्पोरल लोब उसको कंट्रोल करता है। फिर ब्रेन स्टेम का और सेरिबेलम का फंक्शन हम आगे देखेंगे। ये जो आपको पर्पल कलर का ऑसिपिटल लोब दिख रहा है इसका काम होता है ये विजन और हमारे कलर परसेप्शन को पहचानने में मदद करता है, मतलब चीज़ें जो देखने में और कौन से कलर की हैं इसको परसीव करने में मदद करता है। इसको हम ऑसिपिटल लोब कहते हैं। फिर आप ये ब्राउन कलर का जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं उसको पैरेटल लोब कहते हैं और ये हमारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि टच है या लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो इसी हिस्से में आके आपकी स्टोर होती हैं, ठीक है। नाउ द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम कंटेन्स द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स एंड इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि जो आपका जो बाहर का जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर जो होता है न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से मिलकर बनता है, ठीक है। पूछा जाता है कि ग्रे मैटर किससे बनता है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होता है ये वाला हिस्सा न्यूरॉन का, और जो व्हाइट मैटर होता है वो एक्सॉन से मिलकर बनता है। ये वाला जो पोर्शन है ये व्हाइट मैटर बनाता है, तो इसलिए इसको एक्सॉन जो होता है इससे बनता है वो व्हाइट मैटर कहलाता है और जो सेल बॉडी से मिलकर बनता है वो ग्रे मैटर कहलाता है। तो
आपके सेरिब्रम के आउटर पोर्शन में ग्रे मैटर रहता है और इनर पोर्शन में वाइट मैटर रहता है। जो ग्रे मैटर होता है वो सेल बॉडी से मिलकर बनता है और जो वाइट मैटर होता है वो एक्सॉन से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लो, जो मैंने अंडरलाइन किया है इसलिए आप भी इसको कर लो। द आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स एंड इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। द इनर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड इज कॉल्ड द वाइट मैटर। अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर डिवाइड द सेरिब्रम इनटू द लेफ्ट एंड द राइट ब्रेन और हेमिस्फीयर। हमने देखा था कि जो ब्रेन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, इसको हम राइट ब्रेन या राइट हेमिस्फीयर बोलते हैं और लेफ्ट ब्रेन या लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। द राइट हेमिस्फीयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब ध्यान देने वाली बात है, ब्रेन का जो राइट हिस्सा होता है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट साइड को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, ईच हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। और जो जितने भी हेमिस्फीयर है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। और हमने सबके फंक्शंस देख लिए हैं। ठीक है ना, फ्रंटल, पैरेटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब में ये हर एक हेमिस्फीयर डिवाइडेड रहता है, जिसके फंक्शन हमने अच्छे से देख लिए हैं। मिड ब्रेन क्या होता है? द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम होता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करना। देखो ये वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो इस वाले डायग्राम में आप देख लो कि ये आपका फोर ब्रेन है ना, ये आपका फोर ब्रेन है और फोर ब्रेन आपको पता है कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम से बनता है। तो ये आपका हाइपोथैलेमस दिख रहा है, ये थैलेमस दिख रहा है और सेरिब्रम दिख रहा है। फिर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन आपके फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, यानी कि जो नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को कनेक्ट करता है। इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जोड़ने का काम आपका क्या करेगा? मिड ब्रेन करेगा। क्लियर? The midbrain connects the forebrain to the hindbrain. It is involved in the process of auditory and visual signals before they are transmitted to the temporal and occipital lobes. जितने भी आपके auditory और मतलब hearing से related और visual यानी vision से related signals आते हैं, इससे पहले वो signals temporal या occipital lobes में जाएं, वो पहले कहाँ पर आते हैं? मिड ब्रेन में आते हैं, यानी कि ब्रेन के इस हिस्से में आते हैं, इस हिस्से में आते हैं। जितने भी आपके हियरिंग से रिलेटेड यानी कि ऑडिटरी और जितने भी विजुअल यानी विजन से रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं वो सबसे पहले मिड ब्रेन में आते हैं, फिर इसके बाद ये टेम्पोरल या ऑसिपिटल लोब्स में जाते हैं। It controls several involuntary functions and responses to fear and anxiety. मिड ब्रेन इसके अलावा बहुत सारे इन्वॉलंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है और जो भी हमें जो डर लगने की जो फीलिंग होती है, ये एंजाइटी भी जो होती है ना, वो भी जो इमोशन है वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। तो ये पूछते हैं एग्जाम में कि फियर और एंजाइटी कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है ब्रेन का, तो आपको लिखना पड़ेगा मिड ब्रेन, है ना। तो ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आप लोग हर एक लाइन को ध्यान से सुनो और उसको लर्न करो, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका हिंड ब्रेन। द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिबेलम, पॉन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो आप इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, इस वाले हिस्से को पॉन्स कह रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला ये वाला जो हिस्सा है वो सेरिबेलम कहला रहा है और थर्ड ये जो स्टेम दिख रही है इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। हमको ऊपर वाले डायग्राम में भी ये दिख रहा था, देखो ये वाला जो हिस्सा है ये ब्रेन की स्टेम है, राइट। नाउ हिंड ब्रेन, द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा और कलेक्टिवली कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, और इन तीनों को इकट्ठे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। हिंड ब्रेन को पूरा का पूरा हमने पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा तीनों को मिलाकर हम ब्रेन की स्टेम कहते हैं। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के पिछले हिस्से में तुम्हारा सेरिबेलम लोकेटेड रहता है ना, पीछे साइड होता है, इसलिए कहते हैं ना कि हमको सर के पीछे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? सेरिबेलम होता है। इट कोऑर्डिनेट्स विद द स्केलेटल मसल्स टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो सेरिबेलम होता है हमारी स्केलेटल मसल के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय द सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारी बॉडी के बैलेंस को, हम जैसे सीधे चलते हैं ना बिना इधर उधर मूव करते हुए, है स्ट्रेट हम चल लेते हैं ना, हम यहाँ और वहाँ गिरते तो नहीं है चलते वक्त, तो ये हमारी बॉडी का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। हमारी बॉडी का पोस्चर भी कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। जब आप अल्कोहल या जो शराब पीता है वो लड़खड़ा के चलता है, क्यों? क्योंकि शराब का जो असर होता है वो सेरिबेलम में पड़ता है, तो जिसकी वजह से बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के चलता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति लड़खड़ा के चल रहा है तो आप समझ जाइए उसके सेरिबेलम में इसका असर हो गया है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस और पोस्चर बिगड़ गया है। तो सेरिबेलम का क्या काम होता
होता है हमारे बॉडी का बैलेंस बनाना और पोस्चर सही रखना। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप कोई भी चीज़ नई सीखते हो, या आपने साइकिलिंग सीखी है, स्विमिंग सीखी, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखा, तो वो जो उसकी मेमोरीज होती है वो कहाँ स्टोर हो जाती हैं? वो सेरिबेलम में स्टोर हो जाती हैं, यानी कि इस हिस्से में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है। पॉन्स क्या होता है? पॉन्स इज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द सेरिबेलम। फोर ब्रेन और सेरिबेलम के बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है ना, इन दोनों कनेक्ट कर रहा है ना, फोर ब्रेन और सेरिबेलम को, इसको में जो भी आपको ट्रांसमिट करना है उसमें हेल्प करता है पॉन्स, है, कनेक्टर के रूप में बिहेव करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द ब्रीदिंग एंड स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का ब्रीदिंग रेट है ना, सांस एक सी चल रही है, तेज चल रही है, धीमी चल रही है, ये कंट्रोल करता है। साथ में स्लीप वेक साइकिल जो होती है बॉडी की, वो भी ये कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल क्या होती है? आपकी बॉडी एक निश्चित समय पे सोती है, बिना अलार्म लगाए भी आप अपने आप से आप एक निश्चित टाइम पे आप उठ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी स्लीप वेक साइकिल है। मतलब सपोज करो अगर आप रोज़ रात के 10 बजे सोते हो और आप 6 बजे उठते हो, तो ऑटोमेटिकली बिना अलार्म लगाए सुबह 6 बजे आपकी आँख खुल जाएगी, है। तो ये कौन इंश्योर करता है? ये पॉन्स करता है। तो आपकी स्लीप वेक साइकिल को जो रेगुलेट करता है वो पॉन्स करता है। ठीक है। तो सबके एग्जाम्पल या सबके फंक्शंस याद रखना, पूछ लिया जाएगा। मेडुला ओब्लोंगेटा इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है। लोअर मोस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, एंड कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। और मेडुला ओब्लोंगेटा ही ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम क्या कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इज रिवर्स्ड इन मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा में जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर की जो पोजीशन होती है वो अपोजिट हो जाती है। आपने देखा था ब्रेन में क्या था कि ग्रे मैटर बाहर की तरफ था, वाइट मैटर अंदर की तरफ था, लेकिन मेडुला ओब्लोंगेटा में वाइट मैटर बाहर की तरफ हो जाता है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ हो जाता है। ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान देना। And the spinal cord, the arrangement of gray and white matter is reversed with the medulla oblongata and the spinal cord, with the white matter lying in the outer region and the gray matter in the inner region। तो spinal cord में और medulla oblongata में जो white matter होता है वो बाहर की तरफ होता है और gray matter जो होता है अंदर की तरफ होता है। white matter जो होता है वो एक्सॉन से मिलके बनता है और जो gray matter होता है वो न्यूरॉन्स के साइटॉन से मिलके बनता है। ठीक है। Some vital functions such as breathing, sleeping, digestion and coordinated body movements such as walking are regulated by medulla oblongata। medulla oblongata कोऑर्डिनेट करता है हमारी ब्रीदिंग को, स्लीपिंग को, डाइजेशन को और बॉडी मूवमेंट्स को। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है लर्निंग बियॉन्ड में। A complex set of structures located just beneath the cerebrum regulates our emotions and some higher mental functions like the formation of memories and new learning। हमारे सेरिब्रम के नीचे एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि कॉम्प्लेक्स इमोशंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हमारी मेमोरीज, मतलब हमारी यादें बनाता है, और नई चीज़ जो हम सीखते हैं, न्यू लर्निंग, उसको वो स्टोर करके रखता है। ये हिस्सा क्या होता है? इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। और द इमोशनल नर्वस सिस्टम। तो सेरिब्रम के नीचे ये हिस्सा पाया जाता है और ये हमारे इमोशंस को या हायर मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं पे पढ़ा रही हूँ। इसके आगे वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर का बाकी हिस्सा पढ़ाऊँगी, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट। तो यहाँ तक आप अच्छे से चैप्टर रीड कर लीजिए। कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।